extracellular digestion in the alimentary canal. Okay, if we talk about the extracellular digestion, गुड इवनिंग अनीशा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हमने बात करनी है एलिमेंट्री केनाल के अंदर, यानी कि एलिमेंट्री केनाल हमने बात करी थी, एक ट्यूब है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करती है एनिमल की पूरी बॉडी से, तो दोनों साइड ओपनिंग होती है। अब इसके हम बात कर रहे थे चार मेजर जो इसके फंक्शनल रीजंस हैं, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल की स्टडी में। फर्स्ट इज द रिसेप्शन रीजन, सेकंड इज द कंडक्शन एंड स्टोरेज, एंड थर्ड वन इज द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज द कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। So let's begin with the reception reason, ठीक है। रिसेप्शन रीजन का मतलब क्या है? हम किसी भी जगह में एंटर करते हैं, कोई होटल वगैरह में जाते हैं, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑब्वियसली वहां पे आपने देखा होगा एक रिसेप्शन होता है, ठीक है, जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, मोस्टली फॉर योर वेलकम, जहां से स्टार्टअप होता है। तो हमारी बॉडी का या फिर किसी भी एनिमल की ऑर्गेनिज्म की बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो रिसेप्शन रीजन क्या आता है? उसमें ओरल और बक्कल कैविटी आती है, ठीक है, जहां से फूड की एंट्री स्टार्ट होती है। द रीजन फॉर द रिसेप्शन ऑफ फूड इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या होगा? मैस्टिकेशन और चूइंग ऑफ द फूड लाइक टीथ, ठीक है, जैसे फूड एंटर हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसकी मैस्टिकेशन होगी या उसकी चूइंग होगी, चबाएंगे फूड को। वो किसकी हेल्प से होता है? टीथ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर मैन्यूवरिंग फूड within the mouth, namely the tongue and the, ठीक है, मतलब कि हमने हमारा फूड जो है वो चो कर लिया है, उसको मैस्टिकेट कर लिया है। आफ्टर दैट उसको थोड़ा मिक्सअप करने के लिए टीथ के साथ साथ हमारे पास टंग प्रेजेंट होती है। अगर हम थर्ड की बात करें, दैट इज सिलाइवरी ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट सलाइवा कंटेनिंग म्यूकस फॉर लुब्रिकेटिंग द ओरल कैविटी, इनेबलिंग इजी मूवमेंट ऑफ इंजेस्टेड फूड। अब इसके बाद क्या होता है? जो थर्ड स्ट्रक्चर होता है ओरल और बक्कल कैविटी के अंदर, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवा सिक्रेट करता है। ये सलाइवा का काम क्या होता है? पहली बात तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लुब्रिकेशन क्या करेगा? उस फूड को थोड़ा बोल्स के अंदर कन्वर्ट करवा देगा। अब उसको थोड़ा ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करवा दिया तो क्या होगा? उसका जो इंजेक्शन है बॉडी के अंदर, हमारी जो एलिमेंट्री केनाल या जो हमारी फूड गट है, उसमें से जो फूड है वो नीचे जाता है एज अ पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है। उस मूवमेंट के लिए हमारी जो बॉडी से जो फूड नीचे जा रहा है उसको थोड़ा सा चिकना होना जरूरी है, ठीक है, ताकि थोड़ा ईज हो जाए इंजेस्ट करना उसको। फोर्थ जो होता है वो कुछ एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर जो सीक्रेट होते हैं ओरल कैविटी में, प्री लैमिनरी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाते हैं सलाइवा के अंदर। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? हु विल टेल मी? विच एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा? क्या किसी को भी नहीं पता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अनीशा, कैश, प्रिया? भाई सलाइवरी अमाइलेज सबने सुना होगा ना? जी मैम। तो कहाँ खोए हो? देखिए, सलाइवरी अमाइलेज जो है, जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, वो यही तो सीक्रेट करवाता है सलाइवरी अमाइलेज। और वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च वगैरह का जो डाइजेशन है वो हमारी ओरल कैविटी में ही हो जाता है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो ये तो था हमारा रिसेप्शन रीजन। अब उसके बाद जो आता है वो आता है कंडक्शन एंड स्टोरेज रीजन। कंडक्शन और स्टोरेज रीजन के अंदर आता है ओइसोफेगस। जो हमारी जो ये तो मान लो हमारी ये ओरल कैविटी थी, इसके बाद जो हमारी जो ये फूड पाइप आती है ये है ओइसोफेगस, ठीक है। तो यहाँ से कंडक्शन होता है फूड का। आफ्टर दैट स्टमक आ जाता है जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है। जो ओइसोफेगस होती है वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर और कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर, वो क्या करती है? फूड बोल्स को क्या करती है? कंडक्ट करवाती है from the oral buccal cavity to the stomach by peristaltic movement. Peristaltic movement I think आप सबको रिमेम्बर होगी, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो ये हमारी जो फूड पाइप है, ठीक है, इसके अंदर से जैसे यहाँ से फूड ऐड होता है तो इसके बाद यहाँ से पीछे से कॉन्ट्रेक्शन होगा, आगे से थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे फूड आ गया तो यहाँ से कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, यहाँ से फूड आगे चला गया, फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे फूड को ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके जाया जाता है ओइसोफेगस से। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं,
उनके अंदर जो ओइसोफेगस रीजन होता है उसके पास एक क्रोप होता है, ठीक है। हमारे पास स्टमक होता है, उनके पास ओइसोफेगस रीजन के बाद क्रोप रीजन प्रेजेंट होता है स्टोरेज के लिए, उसे क्रोप कहते हैं, ठीक है। और माइल्डली फर्मेंटिंग एंड डाइजेस्टेड फूड। अब इसमें क्या होता है, जो फूड है वो थोड़ा सा फर्मेंट हो गया है, उसको थोड़ा सा च्यू कर दिया है, उसको मैस्टिकेट कर दिया है, और थोड़ा बहुत वो डाइजेस्ट भी हो गया है। डाइजेशन अभी अभी हमने देखा था कि जो फूड का डाइजेशन है वो ओरल कैविटी के अंदर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो सिलाइवरी अमाइलेज है वहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है। द माइल्डली डाइजेस्टेड फूड इज लेटर पेरेंट देयर। उसके बाद क्या होता है, जो करते हैं वो उसको वापस डाल लेते हैं, जो पेरेंट है उसको वापस लेते हैं, अपने जो चिक्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, storage reason when in class phylum of animal allow the animal to store food not easily available। यानी कि ऐसा कोई पोटस होते हैं, है ना, हम पे है, वहां स्टोर कर लेता है। व्हेन तो जब उसको डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां से ले लेता है। इसी तरह से जो के अंदर जो है जहाँ पे वो क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं, और जब उन्हें अपने उसको वापस से and इंटेस्टाइन एंड देन हिनगट, ठीक है। फिर यहाँ से जो फूड है, जो फेकस है, वो वापस से आउट कर दिया जाता है। अब वहीं पे हम बात करें अगर मैमल्स की, देन माउथ है। माउथ में यहीं पे एज इट इज लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, अमाइलेज रिलीज होती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाए। इसोफेगस से जो फूड है वो यहाँ पे स्टमक में आता है, थोड़ी देर फूड स्टोरेज में रहता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। आई होप सबको याद होगा कौन सा एंजाइम रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। पेप्सिन। यस, वेरी गुड, ठीक है। सो पेप्सिन जो है वो रिलीज होता है स्टमक में, जो यहाँ पे है प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे फिर गाल ब्लैडर है, लीवर है, पेनक्रियाज है, इनका जो सिक्रेशन है, बाइल जूस वगैरह जो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद फैट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। फैट जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। फैट ब्रेक डाउन हो जाने के बाद देन फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रिएंट हैं वो अब्सॉर्ब हो जाते हैं। स्टिल उसके बाद क्या होता है, कुछ मिनरल्स या कुछ साल्ट होते हैं, वाटर होते हैं, वो रीअब्सॉर्ब्ड रह जाते हैं। आफ्टर दैट जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं तो वहां पे वाटर का या मिनरल्स का, साल्ट का रीअब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर वगैरह अगेन रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड के अंदर वापस भेज दिए जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल था उसमें सब जो वेस्ट मटेरियल बचा है वो रेक्टम से होता हुआ एनएस से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन से होते हैं एनिमल्स के अंदर। अभी हमने देखा कि डाइजेशन होता है, वहीं पे हमने तीन चार एंजाइम्स की बात अभी अभी हमने करी।
तो ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे पहली बात क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो केमिकली ब्रेक डाउन करवाते हैं कॉम्प्लेक्स जो है, या फिर जो लार्ज पार्टिकल जो फूड हमने इंजेस्ट कर लिया है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं सिंपलर कंपाउंड के अंदर, जो स्मॉलर और सोल्यूबल यूनिट्स में होते हैं। सोल्यूबल यूनिट्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी उन्हें इजीली अब्सॉर्ब कर सकती है, हम उन्हें ब्लड स्ट्रीम में डाल सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम से जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो उनको ले सकते हैं, ठीक है। The enzymes, in order to digest food, rupture the chemical bonds of the food to be digested by addition of one or more than one of their water molecules. अब इसमें क्या होता है, हर एक चीज का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। अब जो एंजाइम्स है वो क्या करेंगे, जो फूड है उसके जो बीच में जो बोन्स हैं उनको रप्चर कर देते हैं, जो केमिकल बॉन्ड उनके बीच में बने हुए हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो एक या उससे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे उन बॉन्ड्स को तोड़ के, ताकि जो फूड ब्रोकन है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा जा सके हमारी बॉडी के अंदर। मेनली फिनोमिना क्या हुआ, फूड का ब्रेक डाउन जो है एंजाइम ने कैसे कहा, केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ दिया, उसकी जगह पे उन्होंने वाटर ऐड कर दिया। अब जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो नैरोली स्पेसिफाइड नहीं है। नैरोली स्पेसिफाइड होने का मतलब क्या है कि एक एंजाइम पर्टिकुलरली एक ही टाइप के पार्टिकल को अब्सॉर्ब करे, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो ग्रुप स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, मतलब कि एक एंजाइम एक से ज्यादा टाइप के न्यूट्रिएंट को या मिनरल को अब्सॉर्ब करता है। एग्जांपल के लिए जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, जो डाइजेस्ट कर एंजाइम जो डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, वो पॉलीसेकेराइड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी। मतलब कि जो एंजाइम एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं वो प्लांट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो सेम एंजाइम है लेकिन एनिमल और प्लांट दोनों में उसने अपना परफॉर्म करा है फंक्शन। तो इसीलिए ये शो करते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी, वो नैरोली स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। इवन दो एंजाइम परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इन डिफरेंट एनिमल्स आर नॉट गिवन द सेम नेम्स, दे आर नॉट हाउएवर आइडेंटिकल केमिकली। अब क्या है कि कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि काम तो सेम कर रहे हैं। मान लो एक एंजाइम है वो प्लांट में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, वही एंजाइम जो है वो एनिमल में भी डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को, काम दोनों का सेम है, लेकिन हो सकता है वो केमिकली अलग अलग हों, ठीक है, उनको नाम भी अलग अलग दिया जाता है। एग्जाम्पल ट्रिप्सिन जो है वो एग्जाम्पल है जो हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन्स को ह्यूमन के अंदर, नॉट आइडेंटिकल टू दैट फाउंड इन द फिशेस। ट्रिप्सिन है वो ह्यूमंस में भी प्रेजेंट है, वो फिशेस में भी प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या है, वो केमिकली अलग अलग है, उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन काम दोनों के सेम है। ट्रिप्सिन है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, नाम भी सेम है, काम भी सेम, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है और वो केमिकली अलग अलग है। अब इस बात का पता कैसे चलता है, टेम्परेचर और जो पीएच होता है ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए वो डिफर करता है। मतलब कि मान लो जो फिश का जो ट्रिप्सिन है वो किसी और टेम्परेचर पे या पीएच पे काम करता है, वहीं पे अगर हम वो सेम टेम्परेचर या पीएच ह्यूमन वाले ट्रिप्सिन को प्रोवाइड करवा दे तो वो उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो केमिकली अलग अलग हैं, उनको अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा, जो ट्रिप्सिन है वर्टिब्रेट्स पेनक्रियाज का, वो एक्ट करता है 7 to 9 पीएच के ऊपर, जबकि सिल्क वॉर्म का जो ट्रिप्सिन है उसका जो आइडियल पीएच होगा वो 6.2 to 9 होगा, ठीक है। ये तो 7 से 9 पे काम कर रहा था और ये 6.2 से 9 पे काम कर रहा है, तो डिफर कर रहा है। एंजाइम सेम है, काम भी वही है, लेकिन अलग अलग है इन द टर्म्स ऑफ कंडीशंस। Digestive enzymes secreted as pancreas, particularly those digest proteins, are secreted in the inactive form. अब उसके बाद क्या होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम पेनक्रियाज ने सीक्रेट करा है, अब वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, तो मतलब कि पेनक्रियाज ने सीक्रेट करा था इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो उसको एक्टिव करेगा और उसके बाद वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। तो 4 टाइप की जो मेजर क्लासेस होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एनिमल्स के अंदर, वो होती हैं, पहली होती है प्रोटीएस। प्रोटीएस कौन सी होती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलाइज करवाती है प्रोटीन्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करवाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड थे प्रोटीन्स के अंदर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं। लाइपेज क्या करवाती है, हाइड्रोलाइज करवाती है ईस्टर बॉन्ड्स को फैट्स के अंदर। न्यूक्लियस क्या करवाते हैं, हाइड्रोलाइज करवाते हैं डीएनए या आरएनए को, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अलग अलग एंजाइम्स हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन है। अब हम इनको थोड़ा सा
डीप में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की, मेनली प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स का काम क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो क्या होगी, कैसे होगी, मतलब पहले जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो सिंथेसाइज होंगे, सिंथेसाइज होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, तो इनकी इनएक्टिव फॉर्म का नाम होता है जाइमोजन। अब जाइमोजन जो है वो सिक्रेशन के बाद एक्टिव होती है प्रोटीएज एंजाइम के अंदर। अब ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, वन इज एंडोपेप्टाइडेज एंड सेकंड वन इज द एक्सोपेप्टाइडेज। देखो, एक्सोपेप्टाइडेज का मतलब होता है कि बाहर वाले जो पोर्शन है उसको कट करता है। मान लो हमारे पास ये एक चेन है प्रोटीन की तो क्या ही चेन है, सॉरी, अमाइनो एसिड्स की चेन है, इसे हम कहते हैं प्रोटीन, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अगर इस पे एक्सोपेप्टाइडेज आएगा तो एक्सोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये इसके जो बाहर वाले रीजन है ना इन पे कट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से इसने ये वाले बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये दोनों अलग अलग चले गए। वैसे ही अगेन फिर से आया, उसके बाद फिर इसने ये तोड़ दिया, फिर ये तोड़ दिया, ये दो रह गए, ठीक है। तो इसने क्या करा, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, ये तो कर दिया एक्सोपेप्टाइडेज ने, बाहर बाहर वाले पोर्शन हटा दिए, बाद में जो बीच में चेन बच गई वो छोटी सी बच गई। उसके बाद आता है एंडोपेप्टाइडेज। अब ये जो बीच वाला पोर्शन बच गया ना इसके बीच में कट ये लगा देगा एंडोपेप्टाइडेज। एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, वो बीच में कट लगाता है। एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है, वो बाहर वाले पोर्शन को डाइजेस्ट करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोटीज एंजाइम एक्ट करते हैं दो टाइप के। अगर हम बात करें एंडोपेप्टाइडेज की, तो इसके अंदर सबसे पहला ये कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है, ये प्रोड्यूस होते हैं इनएक्टिव फॉर्म के अंदर। उसके बाद इन्हें एक एक्टिवेटर चाहिए होता है या ऑटो कैटलिस्ट चाहिए होता है। अब ये जो एक्टिवेटर है ये क्या करेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट कर देगा, और जब ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेंगी, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू करेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म में आया है। इसको जो पेप्सिनोजन आ गया, अब जो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। आई होप आप लोगों को HCl के फंक्शन याद होंगे। स्टमक के अंदर जो HCl प्रेजेंट है उसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना पेप्सिन के अंदर, एंड उसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है जो बैक्टीरिया वगैरह वायरसेस वगैरह जो है हमारे फूड पार्टिकल्स के साथ एंट्रैप हो जाते हैं तो वो उनको वहीं पे बर्न कर देता है, वहीं पे उनको हटा देता है, ठीक है। तो पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। आफ्टर दैट पेप्सिन स्टार्ट वर्किंग फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। विक्रम माइक ऑफ कर लो। आफ्टर दैट जो ट्रिप्सिनोजन है एक एंजाइम है, इसको चाहिए एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज इसको क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन। इसी तरह से काइमोट्रिप्सिनोजन है, इसको ट्रिप्सिन क्या करेगा, एक्टिव कर देगा काइमोट्रिप्सिनोजन था, इसको ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट कर देगा। आफ्टर दैट प्रोटियो एक मिनट, आफ्टर दैट जो प्रो इलास्टेज है वो प्रो इलास्टेज भी किसकी हेल्प से होता है, ट्रिप्सिन की हेल्प से होता है। ट्रिप्सिन की हेल्प से वो कन्वर्ट हो जाएगा इलास्टेज के अंदर। देखो ट्रिप्सिन ने कितना सारा काम करा है। सबसे पहली बात, पहले रिलीज हुआ सबसे पहले रिलीज हुआ पेनक्रियास ने रिलीज कर दिया ट्रिप्सिनोजन। आफ्टर दैट ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया एंटीरोकाइनेज से। अब जब ट्रिप्सिन बन गया है तो पहले ट्रिप्सिन ने क्या करा, काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन में। उसके बाद प्रोटियो इलास्टेज को कन्वर्ट कर दिया इलास्टेज के अंदर, है ना। इसने दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा दिया ट्रिप्सिन ने, और उसके बाद इसका जो डाइजेशन का फंक्शन था वो तो वो कर ही रहा था। अब हम बात करते हैं एक्सोपेप्टाइडेज की, वो तो थे एंडोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज के अंदर क्या होते हैं, अमाइनो पेप्टाइडेज आते हैं जो कि लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। ये क्या करवाते हैं, लिंक करवाते हैं टर्मिनल अमाइनो एसिड एंड को विद फ्री अमाइनो ग्रुप को। मतलब कि कोई जो फ्री अमाइनो ग्रुप है उसके साथ अमाइनो एसिड का जो टर्मिनल एंड है उसको अटैच करवा देते हैं। आफ्टर दैट प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है, या फिर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है ट्रिप्सिन की हेल्प से कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट हो गए। ये क्या करवाते हैं, लिंक करवाते हैं टर्मिनल अमाइनो एसिड को
फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ, यहाँ पे जो थे फ्री अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच हुए थे, यहाँ पे फ्री कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ अटैच हुए हैं। आफ्टर दैट डाइपेप्टाइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस क्या करवाते हैं, बॉन्ड्स बिटवीन द पेयर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो अलग अलग अमाइनो एसिड के पेयर प्रेजेंट है, मान लो ये 3 का पेयर है, यहाँ पे 2 का पेयर अलग से पड़ा था, यहाँ पे 2 का पेयर अलग से पड़ा था, इन तीनों के बीच में बॉन्ड्स बनवा देंगे और स्पेशली ये एक चेन बनवा देंगे प्रोटीन की। अब मुझे ये बताओ, पेप्सिनोजन का सबको क्लियर है? देखो मैं ये पूरा बिल्कुल ऐसे नहीं करवा रही हूँ एक एक करके, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ और ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर मैं एक एक करके करवाऊंगी, तो आगे हम करवा नहीं पाएंगे। पेप्सिनोजन में एंडो और एक्सो दोनों टाइप के जो एंजाइम्स हैं उनको थोड़ा फर्दर डिटेल में स्टडी कर लेना, जैसा कि हम पहले कर भी चुके हैं। तो मुझे ये बताओ, इनमें किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज कार्बोहाइड्रेस एंजाइम। अब कार्बोहाइड्रेस एंजाइम से नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट का डाइजेशन करवाना है, डाइजेस्ट करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। सिंपल शुगर्स होती हैं जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अब्सॉर्ब होती हैं मेटाबोलाइज डायरेक्टली बाय द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो डायरेक्टली उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जबकि जो डाइसैकेराइड होते हैं जैसे कि सुक्रोज है, लैक्टोज है, ये जो सिंपल शुगर थी वो तो सीधी डायरेक्टली ही अब्सॉर्ब हो गई। अब अगर हम बात करें डाइसैकेराइड्स की, जैसे कि सुक्रोज है या लैक्टोज है, और या फिर पॉलीसैकेराइड जैसे कि स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, इनको डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं करा जा सकता क्योंकि ये बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो इनको डाइजेस्ट करवाने के लिए क्या करना होता है, पहले इनको ब्रोक डाउन करवाना होता है मोनोसेकेराइड्स के अंदर। अब ये इनका जो ब्रेक डाउन है वो करवाने के लिए हमें अलग अलग एंजाइम चाहिए जो कि अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 2 कैटेगरीज बनाई है। पहली है पॉलीसेकेराइडेजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस। पॉलीसेकेराइडेजेस क्या करती हैं, वो स्प्लिट कर देती हैं पॉलीसेकेराइड्स को इनटू डाइसेकेराइड्स के अंदर या फिर ट्राइसेकेराइड्स के अंदर या फिर ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर, ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड्स ने तो क्या करा, पूरी की पूरी जो लंबी चेन थी पॉलीसेकेराइड्स की उसको 2 के, 3 के, 4 के इस तरह के ग्रुप में उन्होंने कट कर दिया छोटे छोटे। आफ्टर दैट आता है ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज क्या कर देता है, ब्रेक अप द डाइसेकेराइड्स एंड ट्राइसेकेराइड्स टू द मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ने उनको 2 की चेन में तोड़ दिया, फिर उसके बाद ग्लाइकोसाइडेज ने उनको 2 की में से भी तोड़ के एक एक की चेन में तोड़ दिया। वो जो मोनोसेकेराइड्स बन गए हैं वो तो इंटेस्टाइन जो है वो उससे हमारा डाइजेस्ट कर ही सकता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लें ग्लाइकोजन, ठीक है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन क्या करता है, अमाइलेज है, माल्टोज को क्या कर देगा, माल्टोज माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर लेती है। अगर हम बात करें स्टार्च, प्लांट्स के अंदर अमाइलेज एंजाइम से थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, अमाइलेज ने इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया। अब माल्टोज अगेन माल्टेज एंजाइम से हो गया और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वापस से डाइजेस्ट हो गया। अगर हम बात करें सेलुलोज की, सेलुलोज प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए सेलुलेज। सेलुलेज क्या करेगा, सेलुलोज को सेलोबायलोज में कन्वर्ट कर देगा। सेलोबायलोज जो है सेलोबायोलोसिस की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन फाइनली इट डाइजेस्टेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। देन ट्री हेलोज इंसेक्ट के अंदर या कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसके लिए ट्री हेलेज होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, डाइजेस्ट हो गया। लैक्टोज को लैक्टेज ने कन्वर्ट कर दिया गैलेक्टोज या ग्लूकोज के अंदर, सिंपल शुगर्स में इसने ब्रेक डाउन कर दिया और डाइजेस्ट करवा दिया। सुक्रोज को इन्वर्टेज ने कर दिया और फ्रक्टोज या ग्लूकोज इसकी यूनिट्स बना दी इसको तोड़ के, एंड as because these are smaller units so they get digested by the small intestine, ठीक है। जो एंजाइम प्रोडक्शन होता है कुछ एनिमल्स के अंदर वो इन्फ्लुएंस होता है उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स की वजह से या एंजाइम के इंडक्शन की वजह से कि कितने जो उसके जीन्स हैं वो एंजाइम प्रोड्यूस करवा पाती हैं। एक एग्जांपल दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ माल्टेज एंड सुक्रेज बाय द इंटेस्टाइनल विलाई डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड शुगर, यानी कि कितनी आपने शुगर खाई है, मतलब आपके जो डीएनए के अंदर जितनी शुगर गई है आपने खाई है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी माल्टेज और सुक्रेज जो है वो कितना प्रोड्यूस करवा पाएगी। अगर हाई माल्टेज सुक्रेज जो है डाइट के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, इंड्यूस करता है विलाई को, प्रोड्यूस करता है मोर माल्टेज एंड सुक्रेज विद इन 2 to 5 days, यानी कि 2 से 5 दिनों के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा माल्टेज और सुक्रेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। लैक्टेज प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाता है ह्यूमन के अंदर एज गट डेवलप आफ्टर इन्फेंसी,
मतलब कि जब इन्फेंसी थी, जब छोटा बच्चा था, उसके बाद जब वो जैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो लैक्टेज का प्रोडक्शन है गट के अंदर, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट कीजेस इन सम इंडिविजुअल सो दैट लैक्टोज शुगर कैन नो लॉन्गर बी डाइजेस्टेड बाय देम। कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके अंदर ये बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद उनके अंदर जो लैक्टोज का डाइजेशन है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है, ठीक है। क्या ये अभी तक सबको क्लियर है? कम ऑन गाइस, एटलीस्ट। जी मैम। यस मैम। ओके, अभी तक हमने जो करे हैं, आई डोंट थिंक किसी को कुछ डाउट है। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो।